रात के 2 बजे हैं। टोक्यो शहर की बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही हैं, लेकिन एक कमरे की रोशनी अभी भी जल रही है। एक छोटी सी अपार्टमेंट, जिसमें बस एक डेस्क, एक कुर्सी और 6 मॉनिटर्स की एक दीवार है। उस दीवार के सामने बैठा है एक अकेला शख्स, जिसकी आंखें पिछले 18 घंटों से स्क्रीन पर टिकी हैं। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन इस कमरे के अंदर समय जैसे रुक गया है। साल था 2005। जापान के शेयर बाजार में एक भूचाल आने वाला था, और इस भूचाल का नाम था ताकाशी कोतेगावा। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक और ट्रेडर की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय ट्रेडर्स में से एक की। एक ऐसा शख्स जिसने 20 लाख येन से शुरुआत करके 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसने कितना पैसा कमाया। असली सवाल ये है कि उसने ये कैसे किया, और उसकी मानसिकता में ऐसा क्या था जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होता। क्योंकि अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर दिन चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं और फिर भी नुकसान उठाते हैं, तो शायद समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके दिमाग में है। ताकाशी कोतेगावा को दुनिया बीएनएफ के नाम से जानती है, जापान का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डे ट्रेडर। लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण जगह से। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं थी, कोई वॉल स्ट्रीट का अनुभव नहीं था, बस एक कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और असीम धैर्य। उसने कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेडिंग नहीं सीखी। उसने खुद, अकेले, अपने कमरे में बैठकर हजारों घंटे मार्केट को स्टडी किया। ट्रायल एंड एरर के जरिए, बार बार गलतियां करते हुए, उसने वो सिस्टम बनाया जो आगे चलकर उसे लीजेंड बना देगा। 2003 में जब उसने ट्रेडिंग शुरू की, उसके पास सिर्फ 20 लाख येन थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 12 लाख रुपए। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। ज्यादातर लोग इतनी छोटी रकम से शुरुआत करके या तो जल्दी अमीर बनने की कोशिश में सब कुछ गंवा देते हैं, या फिर डर के मारे कभी बड़ा रिस्क लेते ही नहीं। लेकिन बीएनएफ ने दोनों रास्तों को नकार दिया। उसने एक तीसरा रास्ता चुना, अनुशासन का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसमें ना तो लालच की जगह थी, ना ही डर की। सिर्फ एक चीज थी, एक सिस्टम, और उस सिस्टम पर पूरा भरोसा। शुरुआती महीनों में उसे भी नुकसान हुआ। कई बार उसका अकाउंट बैलेंस नीचे गिरा। लेकिन जहां ज्यादातर लोग इस स्टेज पर हार मान लेते हैं, बीएनएफ ने हर नुकसान को एक डेटा पॉइंट की तरह देखा। उसने अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड किया, हर गलती को एनालाइज किया, और धीरे धीरे अपने सिस्टम को रिफाइन करता गया। ये वो फेज था जहां असली फाउंडेशन तैयार हुई, जो आगे चलकर करोड़ों के मुनाफे में बदलने वाली थी। 2005 का वो दिन आज भी जापान के ट्रेडिंग इतिहास में दर्ज है। लिवडोर नाम की कंपनी पर एक बड़ा स्कैंडल टूटा। जापानी अथॉरिटीज ने कंपनी के हेडक्वार्टर पर रेड डाली, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगे। खबर फैलते ही शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। निक्केई इंडेक्स धड़ाम से गिरा। ट्रेडिंग सिस्टम्स ओवरलोड हो गए। कुछ देर के लिए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी। हर तरफ पैनिक था। लोग अपने शेयर बेचकर भाग रहे थे। न्यूज़ चैनल्स पर चीख पुकार मची थी। इन्वेस्टर्स के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच टोक्यो के उसी छोटे से कमरे में एक शख्स शांत बैठा था। बीएनएफ ने वो किया जो सिर्फ एक मास्टर ट्रेडर ही कर सकता था। जब बाकी सब डर के मारे बिक्री कर रहे थे, उसने खरीदारी शुरू कर दी। उसका लॉजिक सीधा था। मार्केट का पैनिक अक्सर ओवररिएक्शन होता है, और जब क्वालिटी स्टॉक्स फंडामेंटल कारणों के बिना गिरते हैं, सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से, तो वहाँ एक बड़ा अवसर छुपा होता है। सिर्फ उस एक दिन में उसने 20 करोड़ येन का मुनाफा कमाया। ये कोई किस्मत की बात नहीं थी। ये उस मानसिकता का नतीजा था जो उसने सालों की प्रैक्टिस से बनाई थी। अब यहाँ पर मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन की वो थ्योरी याद आती है, जो कहती है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर की मानसिकता निश्चित हो सकती है। बीएनएफ इसी सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण था। जब मार्केट में डर फैलता है, तब ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं। उनका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जो कि इंसानी बॉडी का एक प्राकृतिक रिस्पॉन्स है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो उस डर को एक अवसर की तरह देखता है, ना कि खतरे की तरह। बीएनएफ की ट्रेडिंग स्टाइल को समझना जरूरी है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं था। वो एक प्योर डे ट्रेडर था, जो कभी कभी एक ही दिन में कई बार पोजीशन लेता और छोड़ता था। उसका मुख्य फोकस था लिक्विड, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स पर, खासकर वो शेयर जो बड़ी न्यूज़ या इवेंट्स की वजह से एक्सट्रीम मूवमेंट दिखा रहे हों। वो स्मॉल कैप या इलिक्विड स्टॉक से दूर रहता था, क्योंकि वहाँ एंट्री एग्जिट में स्लिपेज का रिस्क ज़्यादा होता है। उसकी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा था कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। जब कोई स्टॉक बुरी खबर की वजह से बहुत ज़्यादा गिर जाता, बीएनएफ उसमें एंट्री लेने की सोचता, इस उम्मीद के साथ कि ओवरसोल्ड कंडीशन के बाद एक रिबाउंड आएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी है। ये कोई अंधाधुंध जुआ नहीं था। इसके पीछे था गहरा तकनीकी विश्लेषण, वॉल्यूम पैटर्न की गहरी समझ, और सबसे ज़रूरी, अपने आप पर पूरा भरोसा। वो सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं लेता था कि कोई स्टॉक बहुत गिर गया है।
वो पहले चेक करता कि क्या फंडामेंटल्स में कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हुआ, क्या वॉल्यूम पैटर्न रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं, और क्या ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट सपोर्टिव है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसका जवाब बहुत सीधा था। उसने कहा कि वो कभी भी अपने नुकसान को इग्नोर नहीं करता और ना ही अपनी जीत पर ज़्यादा खुश होता है। हर ट्रेड सिर्फ एक और ट्रेड है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसे फॉलो करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंसानी दिमाग नेचुरली इमोशनल होता है। जीत के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हार के बाद हम डर या गुस्से में आ जाते हैं। बीएनएफ ने इस नेचुरल टेंडेंसी को कंट्रोल करना सीखा, और यही उसकी असली सुपर पावर थी। यही वो मानसिकता है जो मार्क डगलस अपनी किताब में बार बार दोहराते हैं, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। एक ट्रेडर को हर सिंगल ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना चाहिए, न कि पिछली जीत या हार से जुड़ा हुआ। बीएनएफ ने यही किया। उसने कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की। जब नुकसान होता वो शांति से एनालाइज करता कि क्या गलत हुआ, फिर आगे बढ़ जाता। वो कभी भी एक नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में अगली ट्रेड में डबल पोजीशन साइज नहीं लगाता था, जो कि ज़्यादातर इमेच्योर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 2005 में सिर्फ मुनाफा ही नहीं था, बीएनएफ को कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। एक मौके पर उसने सिर्फ कुछ ही मिनटों में करोड़ों येन गंवा दिए, जब मार्केट अचानक उसके खिलाफ मूव हो गया। एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई, और जो पोजीशन उसे प्रॉफिटेबल लग रही थी, वो सेकंड्स में लॉस में बदल गई। ज़्यादातर लोग इस पल में फ्रीज हो जाते या पैनिक में गलत फैसले लेने लगते, लेकिन बीएनएफ की असली ताकत यहीं दिखी। उसने पैनिक नहीं किया, उसने पोजीशन काटी, नुकसान स्वीकार किया, और अगले दिन फिर से ट्रेडिंग डेस्क पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। एक बड़ा नुकसान उनके आत्मविश्वास को इतना हिला देता है कि वो या तो ट्रेड छोड़ देते हैं, या फिर उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में और बड़े रिस्क लेने लगते हैं। यही रिवेंज ट्रेडिंग का जाल है, जिसमें फंसकर लाखों ट्रेडर्स अपनी पूरी कैपिटल गंवा बैठते हैं। सोचिए कितने ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने एक बुरे दिन के बाद अपने नुकसान को रिकवर करने की जल्दी में अगले ही दिन अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दी और फिर सब कुछ गंवा बैठे। बीएनएफ की स्टोरी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो है इमोशनल डिटैचमेंट। उसने कभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को अपनी सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ा। पैसा उसके लिए सिर्फ एक स्कोर कार्ड था, एक ऐसा नंबर जो बताता था कि उसकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी काम कर रही है। ये मानसिक दूरी ही उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। जब पैसा आपकी पहचान बन जाता है, तब हर नुकसान एक पर्सनल फेलियर जैसा लगने लगता है, और यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आज भी जापान की ट्रेडिंग कम्युनिटी में बीएनएफ का नाम एक लीजेंड की तरह लिया जाता है। मीडिया में शायद ही कभी दिखने वाला ये शख्स इंटरव्यू से दूर भागता रहा। कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, बस चार्ट्स, नंबर्स और अनुशासन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी नेटवर्थ आज 240 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी है। फिर भी वो उसी सिंपल, लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल को फॉलो करता है जो उसने शुरुआत में अपनाई थी। अब ज़रा गहराई से समझते हैं कि बीएनएफ की टेक्निकल अप्रोच वास्तव में कैसी थी। वो हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स को स्कैन करता, लेकिन ट्रेड लेता था सिर्फ उन गिनी चुनी सेटअप्स पर जो उसके क्राइटेरिया से मैच करते थे। वॉल्यूम स्पाइक, प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखकर ही वो एंट्री था। ये कोई रैंडम गेस वर्क नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसे उसने हज़ारों ट्रेड्स के बाद परफेक्ट किया था। वो अक्सर उन स्टॉक्स को टारगेट करता जो पहले से ही मार्केट के रडार पर होते, यानी जिनमें हाई लिक्विडिटी और हाई वोलेटिलिटी दोनों होती, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन तेज प्रॉफिट के मौके बनाता है। यहाँ एक बात और समझने वाली है, बीएनएफ कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल नहीं झोंकता था। पोजीशन साइजिंग उसकी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा था। भले ही उसे किसी ट्रेड पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो, वो हमेशा इतना रिस्क ही लेता जिससे अगर वो ट्रेड गलत भी साबित हो तो उसका पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। यही डिसिप्लिन उसे बाकी उन हजारों ट्रेडर्स से अलग करती थी, जो एक ही ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड में सब कुछ गंवा बैठते हैं। मार्क डगलस अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत जोर देकर बताते हैं, जिसे कहते हैं 1000 ट्रेड्स थ्योरी। इसका मतलब है कि अगर आप अपने आप को एक ऐसा ट्रेडर मान लें जिसने एक ही स्ट्रैटेजी पर 1000 ट्रेड्स किए हैं, तो एक सिंगल ट्रेड का नतीजा मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। बीएनएफ की सोच बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क पर आधारित थी। एक और दिलचस्प पहलू है उसकी डेली रूटीन का। बीएनएफ के बारे में कहा जाता है कि वो अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताता, मार्केट डेटा एनालाइज करते हुए। कोई पार्टी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जापान में उसे अक्सर मिस्ट्री मैन ऑफ जापानी स्टॉक मार्केट कहा जाता था। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई पेड कोर्स नहीं बेचा, जबकि आजकल हम देखते हैं कि कितने गुरुज सिर्फ स्क्रीनशॉट्स दिखाकर कोर्स बेचते हैं। बीएनएफ ने कभी इस रास्ते को नहीं चुना। अब भारतीय ट्रेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी को देखें। हमारे यहाँ ज़्यादातर नए ट्रेडर्स सोशल मीडिया पर दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर मोटिवेट होते हैं और बिना किसी सिस्टम के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं।
सेबी की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि 90% से ज़्यादा एफएनओ ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्निकल नॉलेज की कमी नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन की कमी है। एक और बात जो बीएनएफ की स्टोरी से निकल कर आती है वो है पेशेंस का महत्व। अगर मार्केट में कोई सही सेटअप नहीं मिल रहा तो वो पूरे दिन बिना ट्रेड किए भी बैठ सकता था। ये फोमो ही है जो नए ट्रेडर्स को बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं कि आप इस कहानी से प्रैक्टिकल तौर पर क्या सीख सकते हैं। पहली बात, बड़ी कैपिटल जरूरी नहीं। बीएनएफ ने 12 लाख रुपए से शुरुआत की थी। दूसरी बात, मार्केट में पैनिक के मौके ही सबसे बड़े अवसर होते हैं, बशर्ते आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी हो। तीसरी बात, नुकसान को पर्सनली मत लीजिए। चौथी बात, पोजीशन साइजिंग पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप अपने अकाउंट का 20-30% से ज़्यादा किसी एक ट्रेड में लगा रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है। पांचवी बात, पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। फाइनली, ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से नहीं, मेंटल फ्रेमवर्क से आती है। चार्ट सीखना आसान है, इंडिकेटर समझना आसान है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, यही वो असली स्किल है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक लीजेंड बनाती है। बीएनएफ की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने खुद पर काबू पाना सीखा इससे पहले कि वो मार्केट पर काबू पा पाता। चाहे आप शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ये सिद्धांत हर जगह एक जैसे लागू होते हैं। एक बात और है जो बीएनएफ की कहानी को खास बनाती है, उसका कंसिस्टेंसी पर फोकस। ज्यादातर लोग सोचते हैं सफलता का मतलब एक बड़ा होम रन ट्रेड है, लेकिन बीएनएफ की असली सफलता का राज था छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का लगातार कंपाउंड होना। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स करोड़ों डॉलर गंवा रहे थे, वहीं बीएनएफ जैसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए ये एक और अवसर था, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को कैपिटलाइज करने पर बेस्ड थी। अब इस कहानी को क्रिप्टो और एफ&ओ ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें। भारत में आज लाखों युवा इथीरियम, बिटकॉइन और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। हाई वोलेटिलिटी वाले मार्केट्स में भी अगर आपके पास एक क्लियर सिस्टम और इमोशनल कंट्रोल हो तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है। एक और चीज़ जो अक्सर इग्नोर की जाती है वो है बीएनएफ की सेल्फ अवेयरनेस। वो अपनी हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछता, क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया या इमोशन में आकर कोई शॉर्टकट लिया। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स का जर्नल नहीं रखते, और यही वजह है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। फाइनली याद रखिए कि बीएनएफ जैसा बनने का मतलब रातों रात करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी प्रोसेस अपनाना जो टाइम के साथ आपको एक बेहतर, ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर बना दे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अगली बार जब आप अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठें और मार्केट में कोई बड़ा मूव देखें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस पल में इमोशन से रिएक्ट कर रहा हूँ या अपने सिस्टम के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ। यही एक सवाल आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग कर सकता है जो हर साल अपनी कैपिटल गंवा बैठते हैं।